गाइज मोस्टली लोग 10th और 12th के बाद ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि 12th के बाद हमें क्या करना चाहिए। वो बिना कुछ सोचे समझे और बिना ही करियर की गाइडेंस का प्लान बनाए हुए वो आगे बढ़ जाते हैं और बाद में इतने विचलित हो जाते हैं कि उनको पता नहीं चलता कि हमारा मूल उद्देश्य या फिर हमारा करियर गोल क्या है। तो गाइज आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी करियर गाइडेंस कि आपको कंप्लीट पता चलेगा कि 12th के बाद हमें क्या करना चाहिए। यदि 12th के बाद हम आर्ट्स से आगे बढ़ रहे हैं, आपके आर्ट्स से 12th किए, तो हमें आगे जेबीटी करनी चाहिए, बीएड करनी चाहिए या पीजी करनी चाहिए या फिर आगे क्या क्या इसके करियर स्कोप बनेंगे, वो सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और आज मैं आपको एक ऐसे एक्सपर्ट से मिलाऊंगा जिनको कम से कम 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है टीचिंग फील्ड में। जब मैं 7-8 साल का होता था तब हम इनसे ट्यूशन पढ़ते थे और आज वो एक जेबीटी की पोस्ट पर पोस्टेड हैं। उन्होंने अपने जेबीटी, बीएड और पीजी नेट क्वालिफाइड हैं। तो एक ऐसी ही महान हस्ती से मैं आपको आज मिलवाने जा रहा हूँ गाइस। तो चलिए वेलकम करते हैं और वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार जी। सबसे पहले तो रूरल फाइट जो आपका चैनल है उसके सभी दर्शकों को नमस्कार। यस गाइस, हमारे 2 चैनल हैं, द रूरल फाइट और रूरल इंग्लिश एकेडमी। दोनों ही चैनल हमारे डेडिकेटेड हैं एजुकेशन के। तो एजुकेशन से रिलेटेड सारी वीडियोस हैं हम डालते हैं, तो किसी भी चैनल पे आपको मिल सकती है। तो ये है मिस्टर सुनील जांगड़ा जो कि प्रेजेंटली जेबीटी पीआरटी के टीचर हैं। तो सर आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि सबसे पहले 12th के बाद यदि आर्ट्स स्ट्रीम से आगे बढ़ रहे हैं तो हमें जेबीटी के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालना है कि क्या बच्चों को जेबीटी करनी चाहिए और कौन कौन से सब्जेक्ट लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं जेबीटी में। देखिए 12th के बाद हम सीधे जेबीटी का कोर्स जो होता है 2 साल का होता है वो हम सीधे कर सकते हैं। इसके लिए ग्रेजुएशन की आवश्यकता नहीं होती। ये हमारे जो प्रत्येक ज़िले में एक इंस्टीट्यूट जिसको डाइट बोलते हैं वो होता है। ओके। वहाँ से एक मामूली जो फीस होती है नामात्र होती है कुछ, वहाँ उस फीस से बच्चा कोई भी जिसकी जो सिलेक्शन होता है इसमें वो अब पहले तो टेस्ट बेस पे होता था, अब मेरिट बेस पे होता है। और कोई भी बच्चा जिसकी हायर मेरिट है तो उसकी काउंसलिंग के द्वारा वहाँ एडमिशन होता है। और भी इंस्टीट्यूट होते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट, तो वहाँ भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जेबीटी +2 के बाद यदि कोई बच्चा करता है तो उसका ये स्कोप है कि देखिए वो उसके बाद उसको थोड़ा सा जेबीटी में अच्छे लगन से पढ़ना पड़ता है। ओके। यदि बच्चा 2 साल के दौरान यदि लगन से पढ़ता है तो क्या होता है, जैसे जो उसने इस दौरान जो पढ़ा है उसके बाद एक टेस्ट होता है उसका, जिसको हम एचटेट हरियाणा में होता है, जिसको हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं। और एक टेस्ट होता है जो कॉमन पूरी इंडिया में वैलिड होता है जिसको हम सीटेट बोलते हैं। सीटेट यस, सेंटर लेवल से। यस, सेंटर का होता है ये, सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इसके बाद देखिए जो आज मैं हरियाणा से जो क्योंकि बिलोंग करता हूँ इससे मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। हरियाणा में जो पिछले कुछ काफ़ी समय से जो थोड़े से बच्चों की संख्या है उसके हिसाब से टीचर हैं वो उतने ही हैं जितने बच्चों की संख्या है। तो ज़्यादा स्कोप जो है वो हमारा चाहे तो डीएसएसबी में है, वहाँ भी सीटेट काम आता है, चाहे हमारा जो एनवीएस नवोदय विद्यालय होता है, केवीएस होता है। जो बच्चा इसमें थोड़ी सी लगन से और इससे जैसे तैयारी करके और सीटेट क्लियर कर लेता है, उसके बाद एक और टेस्ट होता है, क्वालिफाई करना होता है जो कंसर्न बोर्ड लेता है जैसे, तो वो करने के बाद उसका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाता है। गाइज आपको जो कॉमन सी बात निकल करके ये आ रही है कि 12th करने के बाद आप सीधा जेबीटी में एडमिशन ले सकते हैं। जेबीटी करने के बाद 2 साल की होती है, उसके बाद इसके अंदर एक 6 मंथ की जो ट्रेनिंग होती है इंक्लूड होती है या अलग से होती है सर? वो इंटर्नशिप बोलते हैं। इंटर्नशिप बोलते हैं। यस, वो अलग होती है 2 साल वो से? 2 साल से अलग होती है। ओके। ये कंप्लीट कहूँ तो 2.5 ईयर का आपका जो प्रोसेस है
उसके बाद वैसे आपको जो हमारी सेंट्रल लेवल की होती है ना, उसमें इंटर्नशिप इतनी कंपलसरी नहीं होती, हर गवर्नमेंट का अलग अलग रूल होता है। ये हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं गाइस, तो हरियाणा के अंदर जो अपना एस्टेट होता है उसके अंदर इसकी एक अलग सी वैल्यू रहती है। यस यस, तो ये 2.5 ईयर का आपका कंप्लीट पड़ेगा। उसके बाद आपको यदि हरियाणा गवर्नमेंट में आपको जॉब चाहिए तो आपको एस्टेट क्वालिफाई करना पड़ता है पीआरटी लेवल का, ठीक है। और यदि आप सेंटर में चाहते हो, सेंटर लेवल की जॉब चाहते हो, डीएसएसबी में लगा लो, केवीएस में, एनवीएस में, तो आपको सीटेट करना पड़ेगा। अब हम बात करने वाले हैं गाइस, यदि आपने 12th की है, आर्ट्स से कर रहे हो, हम आर्ट्स का पोस्टमार्टम कर रहे हैं गाइस। आर्ट्स में हम किस किस सब्जेक्ट से लेकर के हम कहाँ तक आगे जा सकते हैं, और टीचिंग में बेसिकली हम कहाँ तक आगे जा सकते हैं। ये तो हो गया 12th के बाद सीधा एक टीचर बनने का मौका। अब हम बात कर रहे हैं, यदि आपने 12th कर ली, 12th के बाद आप ग्रेजुएशन की तरफ आपने कदम बढ़ा दिए हैं, तो ग्रेजुएशन के बाद और हम कहाँ कहाँ किस किस पोस्ट पे हम टीचर बन सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे एक बीएड के बारे में बात करेंगे। सर थोड़ा सा बीएड के बारे में बताएं कि क्या बीएड 12th बेस पे भी हो सकती है या फिर ग्रेजुएशन बेस पे? देखिए बीएड जो है हमारी कॉमनली बीए बेस पे होती है, ग्रेजुएशन पे बीए या बीकॉम बीएससी ग्रेजुएशन लेवल पे होती है, वो अलग अलग उनके सब्जेक्ट होते हैं। तो क्या होता है इसमें बीए के बाद बीएड जो है वो भी हमारी ऐसे ही अलग अलग कॉलेज जो है, पहले टेस्ट होता था, अब मेरिट बेस पे सिलेक्शन होता है इसमें। तो इसमें देखिए जो आर्ट के सब्जेक्ट हैं, जो आर्ट के स्टूडेंट हैं, वो बीएड में जो बीएड करते हैं, पहले वो ये देखें कि वो किस सब्जेक्ट में उनकी अच्छी रुचि है। मान लीजिए किसी बच्चे के पास 4 सब्जेक्ट हैं, हिंदी और इंग्लिश तो कंपलसरी होते हैं, और 2 अन्य सब्जेक्ट होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन होता है। तो बाद में जो बच्चे हैं वो चूज़ करते हैं कि बीएड में किस सब्जेक्ट को चूज़ करें। तो मैं ज़्यादा इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ अन्य कोई भी विषय हो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि अब इंग्लिश में स्कोप है, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से अब सरकार जो है उसने जो हरियाणा के सरकारी स्कूल हैं उनमें स्पेशल टीजीटी इंग्लिश के टीचर जो हैं उनकी शुरुआत की है। अब पिछले 3-4 साल से पहले स्पेशल एसएस का जो टीचर था, चाहे एसएस का टीचर चाहे उसको इंग्लिश नाम मात्र आती हो, वही पढ़ाता था। ये एक बहुत हमारे शिक्षा प्रणाली की मैं मानता हूँ बहुत कमी थी, बिल्कुल बहुत फॉल्ट था इसके अंदर। तो एक सरकार का ये बहुत अच्छा कदम है कि स्पेशल इंग्लिश का टीचर ही इंग्लिश पढ़ाएगा, तो जिसको हम टीजीटी इंग्लिश के नाम से जानते हैं, उसके लिए मैं आपको रोकना चाहूँगा। अभी एक और न्यूज़ है, जैसे कुछ स्कूलों को उन्होंने इंग्लिश मीडियम में, गवर्नमेंट स्कूल है ना गाइस, उनको इंग्लिश मीडियम में चेंज कर दिया है या फिर एक तरह से ट्रांसफ़र कर दिया है, तो इसलिए इंग्लिश के स्कोप और भी अच्छे से निकल के आ रहे हैं। हाँ, जैसे उन स्कूलों को आज जो नाम दिया गया है वो मॉडल संस्कृति स्कूल, मॉडल संस्कृति, यस। तो वो जो है सीबीएसई से कंसल्ट किए हैं, सरकार ने सीबीएसई से जोड़ दिए हैं वो। तो मॉडल संस्कृति स्कूल है, उसमें इंग्लिश मीडियम ही पढ़ाई होती है, और आगे इसीलिए इंग्लिश का भी स्कोप काफ़ी अच्छा रहेगा। और मैं बात कर रहा था जैसे इंग्लिश के साथ और कौन सा सब्जेक्ट हमारा होना चाहिए? इंग्लिश लैंग्वेज है। देखिए इंग्लिश के साथ आप एसएस भी ले सकते हो, इंग्लिश के साथ मैथमेटिक्स भी ले सकते हो, इंग्लिश के साथ जो आपके पास ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट था, जैसे ग्रेजुएशन में उसका कॉम्बिनेशन होता है, तो इंग्लिश के साथ आप जो आपका ग्रेजुएशन में भी होना ज़रूरी है। और साथ में यदि आप टीजीटी इंग्लिश पढ़ना चाहते हो तो साथ में जो ग्रेजुएशन में लैंग्वेज से अलग जो जिस भी सब्जेक्ट, लैंग्वेज नहीं जो भी सब्जेक्ट है, उसमें 50% एग्रीगेट तीनों क्लासों के 50% मार्क्स होने ज़रूरी हैं, और बीएड में वो टीचिंग सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। ओके, तो ये आपकी बेसिकली क्वालिफिकेशन रहती है। आप एक तो लैंग्वेज का सब्जेक्ट लें और उसके साथ साथ दूसरा कोई भी एडिशनल सब्जेक्ट जो कि आपके ग्रेजुएशन में रहा हो, आपसे आपने पढ़ा हो, उसको आप लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। और अब इसके बाद यहाँ पे इसको यदि वो टीचर बनना चाहते हैं, टीजीटी बनना चाहते हैं, तो आई थिंक इसके लिए भी वही प्रोसेस है। एस्टेट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, सेकंड लेवल बोलते हैं या टीजीटी लेवल बोलते हैं इसको। जो एस्टेट है ये सेकंड लेवल का होता है, और जो हमारा पीआरटी का लेवल 1 का होता है। तो एस्टेट
में पता है आपको 90 मार्क्स आने जरूरी होते हैं, 150 मार्क्स। और अब तो पिछले काफ़ी समय से एचटेट की जो अनिवार्यता, जो वैलिडिटी है, वो लाइफ टाइम भी कर दी गई है। अब पहले 5 साल या 7 साल की होती थी। और एचटेट के साथ साथ एचटेट तो केवल हरियाणा में ही मान्य होता है, वो भी टीजीटी के काफ़ी स्कोप है हमारे, केवीएस में है, एनवीएस में है, डीएसएसबी में है, सेंटर की कोई भी आर्मी स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल होते हैं, AEES इस हाँ, तरह का उनमें भी ऑर्गेनाइजेशन मैंने देखा था। यस, तो इस तरह के कई सारे ऑर्गेनाइजेशन आपको मिल जाएंगे। जब आप टीचिंग में जाते हो ना, तो आप ऑर्गेनाइजेशन ढूंढ लोगे, नहीं तो मैं आपको इसी चैनल पे वो भी दे दूंगा कि कहाँ कहाँ आपको स्कोप मिल जाएंगे। और एक फ़ायदा और मैंने सुना था कि यदि आप बीएड कर लेते हो तो जो आपकी पीआरटी होती है ना, जिसे हम जेबीटी कहते हैं, जेबीटी वाली पोस्ट पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अंदर कितनी सच्चाई है? देखिए ऐसा ये प्रोसेस होता है कि जब कोई भी पोस्ट एडवर्टाइज होती है, उस दौरान लिखा होता है, उसमें ऑप्शन में उसके लिखा होता है कि जैसे आप जेबीटी हो और आपकी बीएड हो। यदि आपके पास जेबीटी नहीं है तो बीएड हो। लेकिन ये कुछ रेयर चांसेस होते हैं, जब जेबीटी के कैंडिडेट्स नहीं मिलते तब बीएड को वो मान लिया जाता है। हाँ, लेकिन अगर आप बीएड हैं और जेबीटी पोस्ट पर लगना चाहते हैं तो एचटेट जेबीटी का होना जरूरी है, लेवल 1 का, न कि यस। ये नहीं है कि आपके पास एचटेट लेवल 2 का है, बीएड है, तो आप जेबीटी पे लग जाओगे। ये बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन निकल करके आई है गाइस। यदि आप बीएड करते हो और सोचते हो कि मैं बीएड से दो पोस्ट पे लग सकता हूँ, टीजीटी पे और पीआरटी पे, तो आपको 2 एचटेट करने पड़ेंगे, एक पीआरटी लेवल का और एक टीजीटी लेवल का। और इसके अंदर चांसेस तभी बनेंगे जब पीआरटी वाली वैकेंसी आपकी भरी नहीं होगी, या फिर एक तरह से मैं कहूँ बच जाएंगी या फिर खाली रह जाएंगी, तो वहाँ पे आप बीएड वाले को या टीजीटी वाले को मौका मिल सकता है। तो अब हम बात करेंगे थोड़ा सा, ये हमारा जेबीटी हो गया, बीएड हो गया। अब बीएड के बाद और आगे टीचिंग में और हम कहाँ जा सकते हैं? पीजीटी कर सकते हैं, पीजी कर लें? हाँ, बीएड के बाद तीसरा जो है, हमारे स्कूलों में जो स्कूल शिक्षा प्रणाली होती है उसमें जेबीटी, बीएड और जो हमारे बीएड जिसको टीजीटी बोलते हैं, तो उसके बाद जो 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक जो टीचर पढ़ाता है, उसको हम पीजीटी कहते हैं। ओके। तो पीजीटी के लिए क्या है, उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट इन कंसर्न्ड सब्जेक्ट, ओके, वो ज़रूरी है। और साथ में बीएड भी ज़रूरी है। यदि कोई ये सोचता है कि मैं अकेला एमए कर लेता हूँ और मैं पीजीटी पे लगना चाहता हूँ, वो संभव नहीं है। उसके लिए आप बीएड कीजिए। और जो बीएड में आपके टीचिंग सब्जेक्ट हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास बीएड में है वही पीजीटी में भी हो, ये नहीं है कि आपके पास, यदि हमने बीएड मान लो इंग्लिश और एसएससी कर ली, यस, तो हमें पीजी में कौन सा सब्जेक्ट रहना चाहिए? या तो हम इंग्लिश से ही करें या फिर एसएस से करें? बीएड में हमने इंग्लिश और एसएससी करी है, 2 सब्जेक्ट से होती है, तो पीजी में क्या करें हम? पीजी किस सब्जेक्ट से हम कर सकते हैं? पीजी देखिए, आप कोई भी सब्जेक्ट, जैसे आपके पास बीए में भी जो सब्जेक्ट था वो भी ज़रूरी है। बीए में मान लीजिए आपके पास पॉलिटिकल साइंस नहीं है और आप पॉलिटिकल से आप एमए किए हुए हैं और ये चाहते हैं कि मैं पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में फिल करूं फॉर्म को, यस, तो वो नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास बीए में वो सब्जेक्ट बेस नहीं है, बेस नहीं है। जो सब्जेक्ट आपके पास एमए में आपके पास है, सॉरी ग्रेजुएशन में आपके पास है, तो वो उससे ही एमए करनी पड़ेगी। हाँ, उससे भी एमए करनी पड़ेगी। और साथ में है ना, इसकी परसेंट भी होती है, जैसे 50% नंबर अनिवार्य हैं एमए में, और जो हमारा ग्रेजुएशन में भी उसके वही सब्जेक्ट होना चाहिए जो एमए में है। ओके, राइट। तो पीजीटी के लिए हमारे पास 2 तरह की क्वालिफिकेशन होनी थी। एक तो हमें एमए होनी चाहिए, उसके साथ साथ हमारे पास बीएड भी होनी चाहिए गाइस, तब जा करके आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बन सकते हैं। और साथ में एचटेट भी होना चाहिए। एचटेट तो तीनों के लिए कंपलसरी है। हाँ, ये तो एक तरह से मैं कहूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। लेकिन मैं
आपको एक इससे अलग बात बताना चाहता हूँ। जो पीजीटी के लिए एचटेट है वो केवल हरियाणा में ही मान्य है, बाकी सेंट्रल लेवल पर कोई सीटेट नहीं होता। इसके लिए केवल बीएड और एमए और बाद में जो एंट्रेंस होता है टेस्ट वो क्वालिफाई करना होता है, उसी की बेस पे सिलेक्शन होता है। ये एक बहुत ही कमाल की जानकारी निकल करके आई है गाइस कि पीजी आपने कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर रखी है और उसके साथ आपने क्या कर रखा है, बीएड कर रखी है, तो आपको कोई एंट्रेंस टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। मतलब यहाँ पे सीटेट या एसटेट देने की जरूरत नहीं है यदि आप सेंट्रल लेवल पे जॉब करना चाहते हो। और यदि आपको स्टेट लेवल में करनी है, जैसे हरियाणा में करनी है, तो आपको एसटेट देना होगा। और सभी स्टेट्स के अलग अलग होते हैं, किसी का आरटेट होता है, किसी का रीट होता है, किसी इस तरह से सबका अपना अपना अलग अलग लेवल बनाया हुआ है। तो ये हमारी बेसिक क्वालिफिकेशन रही। अब यदि हम इससे भी थोड़ा सा और आगे चलें, हमने 12th कर ली, 12th के बाद ग्रेजुएशन कर ली, ग्रेजुएशन के बाद हमने पीजी कर ली, ठीक है। अब पीजी से आगे, अब इससे आगे जैसे हम कॉलेज प्रोफेसर की तरफ बढ़ना चाहते हैं। देखिए, इसके बाद जो है कॉलेज में अगर हम टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पद होता है उसके लिए जो हमारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए जिसको बोलते हैं, वो 2 स्ट्रीम का टेस्ट लेती है, आर्ट्स का और कॉमर्स का। और एक होती है CSIR, वो साइंस के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका टेस्ट लेती है CSIR। केवल साइंस के साइंस के लिए वो लेती है। हाँ, CSIR साइंस का लेती है के लिए और आर्ट्स और कॉमर्स के लिए NTA लेती है, जिसको हम नेट बोलते हैं। तो उसके लिए नेट क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है और नेट के लिए एक अनिवार्यता है कि एमए में आपके 50% मार्क्स हों, 55% मार्क्स हों, और जो कुछ रिजर्व्ड कैटेगरीज होती हैं उनके 50% मार्क्स हों। और उसके बाद नेट के बाद, नेट आपका एक प्रकार का प्रमाण है, एक प्रमाण पत्र है जो आपको वहाँ एंट्री कराता है। नेट के बगैर हम कॉलेज में टीचिंग लाइन में एंट्री नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार से जो नेट है वो साल में 2 बार होता है। एक तो जुलाई के महीने में होता है और एक दिसंबर के, या कई बार जून में भी होता है। जून जुलाई में कई बार डेट हो जाती है ऐसे, जून में और दिसंबर में होता है। तो 2 बार NTA ऑर्गेनाइज करती है ये टेस्ट को। अच्छा, जो हमारा मेन जो मोटिव है हमारा इंटरव्यू लेने का और बात करने का, तो जो नेट है, नेट के बाद यदि आपने पीजी कर ली, नेट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? सबसे पहले तो हम ये बिल्कुल, नेट के लिए जो हमारा पोस्ट पीजी है, ये जो पोस्ट ग्रेजुएशन की है, उस जो वो सब्जेक्ट हैं उनमें 55% मार्क्स हों। आपका पीजी में 55% मार्क्स हो, सबसे पहले जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन। और बीए में 50% मार्क्स हों। और साथ में देखो, हमारा टीचिंग लाइन में आज कोई भी आप टीचिंग लाइन देख लीजिए, उसमें बीएड अनिवार्य होती है। बीएड भी आपके पास होनी चाहिए। यदि नेट करनी है तो बीएड एक तरह से कंपलसरी मान के चले। उसके बाद आपको एक नेट का जो टेस्ट होता है वो टेस्ट देना है, क्वालिफाई कर लेते हो तो सीधा आप कॉलेज प्रोफेसर के लिए अपॉइंट हो सकते हो। इज इट राइट सर? और जो नेट के जो क्वालिफाई करते हैं बच्चे, उसमें 40% से अब वो मार्क्स लेने होते हैं। पहले होता था कि जो अप्लाई करते थे उसका 6% जो बच्चे होते थे वो सीधा क्वालिफाइड माने जाते थे। अब 40% मार्क्स लेने जरूरी होते हैं और थोड़ा सा कुछ परसेंटेज भी बढ़ाई है अब पहले की बजाय। और पहले क्या होता था, जितने फार्म अप्लाई हुए हैं उनका 6% होता था। अब क्या है, जो अपीयर होते हैं, कई एब्सेंट रह जाते थे पहले, जो अपीयर होते हैं उसका 6 से थोड़ा सा बढ़ा के है 8 या 10 है, ऐसा कुछ किया है। अब 40% मार्क्स, 2 पेपर होते हैं उसमें। फर्स्ट जो पेपर होता है 100 मार्क्स का होता है, जिसमें ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का। दूसरा पेपर 200 मार्क्स का होता है, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। अब यदि इसे थोड़ा सा और आगे चलें तो नेट, जिसने नेट क्वालिफाई किया तो वो पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, और पीएचडी सबसे पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, पीएचडी के लिए क्या होता है,
हमारा जैसे नेट जो होता है उसमें कोई आयु सीमा नहीं है, कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है। लेकिन जो एक ऑप्शन साथ में जब फॉर्म फिल करते हैं, एक ऑप्शन आता है JRF जो ऑप्शन आता है, वो जो टॉप मेरिट के बच्चे होते हैं नेट में, जो टॉप मेरिट, यस वो JRF के लिए एलिजिबल होते हैं। और उनकी एज भी होती है, जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 30 ईयर होती है, और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 35 ईयर होती है। और फिर उसके बाद वो उसकी जो फेलोशिप मिलती है इसके बाद। ठीक है, वो आपका प्रोसेस होगा, वहाँ पे फेलोशिप मिलेगी। क्या JRF का भी कोई ड्यूरेशन होता है कि 1 साल या 2 साल? यस, ये JRF जो है वो हम एक समय सीमा होती है कि हम 5 साल तक कर सकते हैं। उसके बाद PhD में काफ़ी किसी भी कोई भी यूनिवर्सिटी है, कोई भी इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, उसमें हम PhD में हम उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे और वहाँ PhD में एडमिशन ले सकते हैं। यस। अब यहाँ JRF करने के बाद अभी तक हमने असिस्टेंट प्रोफेसर की बात की। यदि हमें प्रोफेसर बनना है किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होती है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहती है? उसके लिए अब तो सरकार ने जो है JRF के साथ साथ PhD भी ज़रूरी है, वो अप्लाई कर सकता है। कई बार जैसे देखिए, जैसे पहले तो सीधा डायरेक्ट सिलेक्शन होता था, अब एक टेस्ट भी रखा जाता है। उससे पहले टेस्ट होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट जिसको बोलते हैं, वो क्वालिफाई करना होता है, फिर उसके लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं। तो मैं ये कहूँ 12th से PhD तक का सफ़र आज हमने बता दिया। इसके अंदर सर से बात करके इस तरह से हमारे जो बहुत सारे क्वेश्चंस थे, उनके जो डाउट थे, वो सारे ऑलमोस्ट क्लियर कर दिए गाइस। और इसके बाद भी यदि आपका कोई क्वेश्चन रहता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन लिख सकते हैं और हम उसका सर से जल्द ही उसका रिप्लाई लेंगे। और अगली जो वीडियोस होंगी उनमें किसी न किसी और एक्सपर्ट से हम बात करेंगे। जैसे अभी हमने बात की है आर्ट्स, या फिर एक तरह से कॉमनली 12th के बाद हम टीचिंग में यदि आगे बढ़ना चाहते हैं तो किस तरह से हो सकता है। अब जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी उसके अंदर हम एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के आगे बढ़ेंगे। जैसे आर्ट्स है, आर्ट्स से यदि MA करते हैं तो कौन कौन से सब्जेक्ट से बेटर रहेगी, कॉमर्स से करते हैं तो वहाँ कौन कौन से सब्जेक्ट से बेटर रहेगी, और यदि साइंस से जाते हैं तो कौन से सब्जेक्ट से बेटर रहेगी, इसके अंदर क्या क्या स्कोप बनेगी, वो सारी वीडियोस आप इस चैनल पर देखने वाले हो गाइस। और सर आप लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो जो भी हैं इसके लिए टीचिंग लाइन में जो जाना चाहते हैं उनको यही बताना चाहूँगा कि आप जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि ज़्यादा है, इंटरेस्ट ज़्यादा है, उसको लगन से पढ़िए। अगर आप उसको लगन से जो आपका शैक्षणिक जो वर्ष होता है उस दौरान यदि आप पढ़ते हैं तो आपका जो आगे स्क्रीनिंग टेस्ट या HTET नेट जब आप उसमें अपीयर होते हो तो आपको वहाँ ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि बहुत सारे ऐसा मटेरियल होता है जो टेस्ट में आपने जिस क्लास में पढ़ा है वहीं से आता है। ज़्यादा थोड़ी सी आगे एक्स्ट्रा थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत होती है, ज़्यादा अपने आप के ऊपर प्रेशर मत लाइए इसके लिए। बस यही है, आप अवश्य सफल होंगे। ओके सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी सो मच टाइम। थैंक यू, धन्यवाद। यस गाइस, यदि आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो पे एक छोटा सा लाइक, और नेक्स्ट वीडियो आपके किस एजुकेशन के बारे में कौन सा आपका एक कन्फ्यूजन है वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, टेक केयर।